तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ते हैं बजट के बारे में। क्लियर एवरीवन? ठीक है। अब बजट, इफ यू हैव लर्न अबाउट पॉलिटी, पॉलिटी में आपने देखा होगा कि जो बजट होता है वो हमारा किस आर्टिकल के अंदर आता है? इट कम्स अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और बेसिकली ये क्या बताता है? ये गवर्नमेंट के दो चीजों को बताता है कि गवर्नमेंट कमाएगी कहाँ से, व्हाट आर द रेवेन्यूज फॉर गवर्नमेंट, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच इट टेल्स अबाउट इज इट्स एक्सपेंडिचर, कि भाई गवर्नमेंट एक्सपेंड कहाँ करेगी, ठीक है, खर्च कहाँ करेगी। तो रेवेन्यूज के बारे में बताता है, एक्सपेंडिचर के बारे में बताता है। क्लियर? ठीक है। कुछ की फैक्ट देख लीजिए। बेसिकली इसको प्रेजेंट कौन करता है? इट इज प्रेजेंटेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। Clear? Earlier, railway budget and our this budget, they both were separate entities, but from the fiscal year 2017 से जो है railway budget also got merged into this budget. तो अब रेलवे का कोई सेपरेट बजट नहीं आता है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? यहाँ तक ठीक है? चलिए, अब प्रोसीजर क्या होता है? व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर बजट इनैक्टमेंट? प्रोसीजर क्या है? व्हाट आर द स्टेप्स? देखिए, सबसे पहले तो प्रेसिडेंट रेकमेंड करेगा, है ना? प्रेसिडेंट विल रेकमेंड। क्लियर? प्रेसिडेंट रेकमेंड करेगा। ठीक है। द बजट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट ऑन विच डेट? ऑन सच डेट as is fixed by the president. Clear? Basically, it is happening in the Lok Sabha. Remember it. अब नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंटेशन। भाई बजट अब प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, बजट विल बी प्रेजेंटेड। निर्मला सीतारमन और आवर फाइनेंस मिनिस्टर यूज टू प्रेजेंट द बजट। अब जब बजट प्रेजेंट हो गया है तो इस पे बातचीत स्टार्ट होगी, ठीक है। बातचीत स्टार्ट होगी मतलब कि जनरल डिस्कशन विल हैपन ऑन द बजट, कि बजट अच्छा है कि नहीं है, क्या इसमें हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, क्या इसमें हम फालतू की चीजों को हटा सकते हैं। जब डिस्कशन हो जाएगा देन फाइनली व्हाट हैपेंस? स्क्रूटनी हैपेंस। स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज। अलग अलग डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करेंगे। क्यों स्क्रूटनी करेंगे? क्योंकि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी एलोकेट होता है। हेल्थ मिनिस्ट्री को अलग, फाइनेंस मिनिस्ट्री को अलग, डिफेंस मिनिस्ट्री को अलग, साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री को अलग, ठीक है। So every departmental committee will scrutinize that whether whatever the revenue they are getting, is it good or not? Will they be able to perform in that fund or they need some extra? Clear? And then what happens? Voting on demand for grants. Voting happens कि भाई वोट करने का समय आ गया है कि बताया जाए कि बजट सही है कि क्या है। क्लियर? अब जब वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद कट मोशन पेस्ट, कट मोशन जो है लाए जाते हैं। कट मोशंस आर परफॉर्म्ड। जो कट करते हैं, तो यहाँ पे जो है तीन टाइप के कट्स परफॉर्म होते हैं। पहला कट है आपका पॉलिसी कट, ठीक है, जिसमें किसी भी पर्टिकुलर पॉलिसी को, ठीक है, या किसी भी स्कीम को अगर मान लो 100 करोड़ रुपीज एलोकेट हुआ है, दिस पॉलिसी कट मोशन विल रिड्यूस टू ₹1। अमाउंट इज रिड्यूस्ड टू ₹1। मतलब कि बोला जा रहा है कि पॉलिसी से ही सेटिस्फाई नहीं है, द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, द एमपीज आर नॉट सेटिस्फाइड विद द पॉलिसी, इसीलिए इसको जो है ₹1 तक ले आया जाए। यू ओनली टेल मी, ₹1 में कोई पॉलिसी चल पाएगी इंडिया में? नो, इसीलिए ₹1 तक लाया जाता है। नेक्स्ट होता है आपका इकोनॉमी कट। अब इकोनॉमी कट में अमाउंट जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट से रिड्यूस होता है, ठीक है। मान लो 10,000 से रिड्यूस हो गया, 10 लाख से रिड्यूस हो गया, ऐसा। टोकन कट, बेसिकली इट्स ए कट ऑफ द टोकन अमाउंट, ठीक है, बेसिकली कट रिड्यूस्ड बाई ₹100 जस्ट टू शो द डिससेटिस्फैक्शन। ₹100 किसी पॉलिसी से या ₹100
आप किसी पर्टिकुलर एलोकेशन से कट करने से यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। ठीक है, 10 लाख में आप 100 रुपए कट करोगे तो आप कोई बड़ा कट नहीं किए, लेकिन आप ये शो कर रहे हो दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड। क्लियर? ठीक है। अब फाइनली आफ्टर द कट मोशंस व्हाट हैपेंस? एप्रोप्रिएशन बिल इज पास्ड। भाई बिल लाना तो बहुत जरूरी है क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड है, तो बेसिकली मनी बिल है, तो बेसिकली लोग सब हमें ही आएगा। एंड देन फाइनली पास, passage of finance bill. Got it? So this is basically your thing about budget. एक और important thing है, देखिए अब आप ऐसे डायग्राम से समझ लो तो ज्यादा आसानी होगा। We already have learned all these things. मैं आपको बस थोड़ा सा एक आइडिया देने का ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, देखिए जो बजट है उसके दो कंपोनेंट्स होता है, पहला तो रेवेन्यू बजट और दूसरा होता है कैपिटल बजट। ठीक है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। अब रेवेन्यू बजट भी दो टाइप का होता है, एक तो आवत मतलब कि रेवेन्यू रिसीट्स, आपका जो आपके पास जो आ रहा है, और दूसरा होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरह से कैपिटल बजट के भी दो पार्ट्स होंगे, क्या क्या? कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? हमने थोड़ी देर पहले क्या समझा था? जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, these expenditure either creates asset, पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, और reduces liabilities। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर neither creates asset nor reduces liabilities। ठीक है, यही थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। अब ये रेवेन्यू रिसीट्स दो तरह से हमें मिलता है, फर्स्ट वन इज टैक्स और दूसरा नॉन टैक्स। आगे का आप ऑलरेडी समझ चुके हो, नॉन टैक्स में क्या क्या आएगा, फीस, फाइन्स, डिविडेंड्स, है ना। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, बस यही मुझे बताना था, आपको कुछ ओवरव्यू देना था बजट के लिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेट अस ट्राई टू मूव अहेड। सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है ये आप समझो, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स। इंटरनेशनल बॉर्डर्स में जो भी गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है उसी को हम ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड का मतलब बस जाना नहीं होता है, आना भी होता है। वॉट एवर यू आर एक्सपोर्टिंग, वॉट एवर यू आर इम्पोर्टिंग, बोथ विल कम इन इंटरनेशनल ट्रेड। क्लियर एवरीवन? चलिए, इम्पोर्टेंस, इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, मार्केट एक्सेस को इंक्रीज करेगा और कंज्यूमर चॉइस को भी बढ़ाएगा। क्लियर? चलिए अब बेसिकली ये बात समझिए, द एबिलिटी ऑफ ए कंट्री टू प्रोड्यूस अ गुड और सर्विस एट लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन अनदर कंट्री। हम कब बोलेंगे दैट ए ट्रेड ऑफ ए कंट्री इज वेरी गुड? व्हेन डू यू सी? चलिए एग्जांपल पहले देखो तब आपको समझ में आ जाएगा। Country A produces wine more efficiently while B produces cloth more efficiently. Both countries benefit by specializing and trading. ठीक है, तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है, सारे कंट्रीज का अलग अलग एक्सपर्टीज होता है। ठीक है, सम कंट्रीज आर एक्सपोर्टिंग ए वेरी गुड लीकर, सम कंट्रीज आर एक्सपोर्टिंग वेरी गुड क्लोथ मटेरियल एक्सेट्रा। ठीक है, आपका होमवर्क ये है दैट फाइंड आउट इंडिया इज टॉप एक्सपोर्टर ऑफ विच थ्री कमोडिटीज एंड इंडिया इज टॉप प्रोड्यूसर ऑफ विच थ्री कमोडिटीज। क्लियर? ये आपको बताना है। चलिए अब थोड़ा सा ट्रेड थ्योरीज पे हम जानते हैं। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट एडवांटेज, व्हेन ए कंट्री कैन प्रोड्यूस ए गुड मोर एफिशिएंटली देन अनदर कंट्री।
पिछला ही वाला एग्जांपल अगर आप याद कर लो कि कंट्री ए का एक्सपर्टीज है वाइन प्रोड्यूस करने में और बी का एक्सपर्टीज है आपका क्लोथ प्रोड्यूस करने में, तो बेसिकली ये उनका एडवांटेज है। ठीक है। अब कंपैरेटिव एडवांटेज, स्पेशलाइजिंग इन गुड्स वेयर ए कंट्री हैज लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसी अगर आप एग्जांपल में देखो ए और बी में, कंपैरेटिव एडवांटेज ए को वाइन पे ज्यादा है बिकॉज ए इज एबल टू सेल वाइन इन ए मोर बेटर वे। ठीक है। सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट अगर आप देखो दैट इज हेक्सर ओहलिन थ्योरी। अब ये क्या है? कंट्रीज एक्सपोर्ट गुड्स दैट यूज देयर अबेंडेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला जा रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बताया था चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। अब ये चारों जब, ठीक है, अच्छी तरह से उपयोग में आए, when these four factors of production are utilized to their full efficiency, और वो कंट्री जो इसको यूज करके एक्सपोर्ट करती है गुड्स, इसी थ्योरी को हम हेक्सर ऑयलिंग बोलते हैं। दिस इज जस्ट टू गेट यू अ बेसिक आइडिया, नथिंग एल्स। नेक्स्ट आ जाइए ट्रेड बैरियर्स पे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ट्रेड बैरियर्स? देखो अब दो कंट्री है, कंट्री ए, कंट्री बी, दोनों को ट्रेड करना है। ठीक है। ए को इंपोर्ट करना है, बी को भी इंपोर्ट करना है, दोनों को ट्रेड करना है। अब इस ट्रेड में बाधाएं कैसे आ सकती हैं? व्हाट आर द बैरियर्स हैपनिंग टू दीज टू कंट्रीज ड्यूरिंग देयर ट्रेड? सबसे पहला बैरियर तो भैया टैरिफ का होगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो बी का मन किया, दैट बी सेड दैट आई विल गिव ए 100 tons ऑफ स्टील। ठीक है। 100 tons ऑफ स्टील। ए बोलेगा कि ओके, you get, I will import from you, no problem, but I will also add tariff। ठीक है। 1 टन पे मैं 50 रुपए टैरिफ लूंगा, तो 100 टन पे 500। ठीक है। 5,000, सॉरी, 5,000 टैरिफ उस बंदे ने ले लिया बी से इंपोर्ट करते हुए। तो क्या बी विल बी इंटरेस्टेड टू एक्सपोर्ट गुड्स टू ए? अगर वहीं पे एक और कंट्री है सी, और सी टैरिफ ले रही है 20 रुपीज बस, तो बी जो है ए को एक्सपोर्ट करने के बजाय सी को एक्सपोर्ट करेगा, है ना? ठीक है। तो पहला ट्रेड बैरियर क्या है? टैरिफ। दूसरा है कोटा। भाई कोटा क्या होता है? लिमिट्स ऑन द क्वांटिटीज ऑफ गुड दैट कैन बी इंपोर्टेड। एक पर्टिकुलर कोटा है कि आप ये पर्टिकुलर चीज 20% से ज्यादा नहीं मंगा सकते, या 20 टन से ज्यादा नहीं मंगा सकते। ठीक है। ये आपको चीज याद रखनी है। सब्सिडीज भी बहुत बड़ा बैरियर है। गवर्नमेंट यूज टू गिव सब्सिडी, फॉर एग्जाम्पल इंडियन गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडी टू द फार्मर्स इन इंडिया। तो उससे क्या हो रहा है? उससे क्या हो रहा है? जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर के मार्केट में चीप मिलेंगे, है ना? इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर के मार्केट में चीप मिलेंगे, which is making India a more competitive market in international scenario। तो ये दूसरे कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, सब्सिडी। ठीक है। एंड फोर्थ वन इज नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स में क्या होता है? पैसे से बैरियर नहीं क्रिएट किया जाता, जैसे टैरिफ हो गया, ये सब जो है टैक्स बैरियर है। ठीक है, सॉरी, टैरिफ बैरियर मनी बैरियर है। नॉन टैरिफ बैरियर जैसे रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स हो गए। क्या मतलब कि बोला गया कि फॉर एग्जाम्पल वी विल से दैट वी विल नॉट बी इम्पोर्टिंग क्रैकर्स फ्रॉम चाइना बिकॉज इट इज हैविंग अ वेरी हजार्डस केमिकल दैट में हार्म आवर चिल्ड्रंस हेल्थ। तो हम हेल्थ का इशू लेके हम बोलेंगे कि भाई हम इंपोर्ट नहीं करेंगे क्रैकर्स आपकी कंट्री से। ठीक है। हमने ऐसा बोला गया कि हम क्रैकर्स पे टैरिफ लगाएंगे? नहीं, हमने उसको हेल्थ पर्सपेक्टिव दे दिया। ये नॉन टैरिफ बैरियर हो गया आपका। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज very important organization related to trade only, that is your वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यू मस्ट हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इट, बट लेट अस समराइज इट। बेसिकली रोल क्या है? बाय इट इज ओनली द ऑर्गेनाइजेशन present in the trade sector and that too in the international level.
It facilitates international trade by reducing trade barriers and enforcing trade agreements. वो कंट्रीज के बीच के ट्रेड बैरियर्स को कम करता है और ट्रेड फैसिलिटेशन को बढ़ावा देता है, so that the all the countries are having seamless trade. ठीक है, all the countries are having seamless trade among themselves. एडमिनिस्टर्स ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड डिस्प्यूट सॉल्व करता है, ट्रेड पॉलिसी को ध्यान देता है. सो दीज आर बेसिक. ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है आपके इंटरनेशनल ट्रेड में. क्या टर्म है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी. ठीक है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? A record of all economic transactions between residents of a country and the rest of the world. एक पर्टिकुलर कंट्री और पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितना भी आप आदान प्रदान किए हो, लेन देन किए हो, वो रिकॉर्ड को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं. ठीक है, ये बेसिकली आप समझ लो गवर्नमेंट के बजट, जो इंडिया गवर्नमेंट के बजट है, कंट्री के बजट का एक बड़ा रूप है. वर्ल्ड वर्ल्ड बजट आप समझ लो, वर्ल्ड का बजट. ठीक है, इसमें भी अकाउंट्स होते हैं. पहला है करंट अकाउंट. करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें होती हैं? जो करंट मतलब जो इंस्टेंट आप पैसे का लेन देन जिसमें करते हो, जैसे ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, इनकम हो गया, करंट ट्रांसफर्स हो गया. कैपिटल में क्या करते हो? कैपिटल में जो है आप लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन करते हो. ठीक है, एसेट से रिलेटेड आप ट्रांजेक्शन करते हो. और फाइनली फाइनेंशियल अकाउंट, जो इन दोनों के अलावा जो भी आपके ट्रांजेक्शन है वो फाइनेंशियल अकाउंट में होते हैं. करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट. ठीक है, एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट क्या है भाई? एक्सचेंज रेट हाँ बताओ, एक्सचेंज रेट क्या है? $1 इज नियरली 84 रुपीज. इंडिया का 84 रुपीज जाके $1 बनता है. ये आपका एक रेट बता रहा है. The rate at which you can change the currency into another. The value of one currency in terms of another. That is your exchange rate. अब ये 3 टाइप के होते हैं. पहला है आपका फिक्स्ड, जिसको गवर्नमेंट सेट कर देती है कि भाई हमेशा ये 84 ही रहेगा, चाहे तूफान आ जाए, चाहे फ्लड आ जाए, वॉट एवर हैपन्स. मार्केट पे हम नहीं छोड़ेंगे. वी विल नॉट लीव इन द मार्केट, वी विल सेट इट. ठीक है, नेक्स्ट इज योर फ्लोटिंग. फ्लोटिंग में मार्केट फोर्स डिटरमाइन करते हैं. देर इज नो रोल ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, तो मतलब कि कभी 84 हो रहा है, कभी 72 हो जा रहा है, कभी 80 हो रहा है, एक्सेट्रा. एंड फाइनली थर्ड वन इज फर्स्ट और सेकेंड का मिक्स, जो कि है गवर्नमेंट भी इंटरवीन करेगी जब उसको लगेगा कि हालत खराब है, और मार्केट पे भी वो कभी कभी छोड़ देगी. सो दिस इज योर एक्सचेंज. क्लियर? फाइन. नेक्स्ट, ट्रेड पॉलिसी होती है. क्या क्या ट्रेड पॉलिसी है? फ्री ट्रेड. नाम से ही समझ में आ रहा है कि ट्रेड को फ्रीली होने दो, मतलब रेस्ट्रिक्शंस को कम कर दो. रेस्ट्रिक्शन को क्या कर दो? कम कर दो. जितना कम रेस्ट्रिक्शन होगा उतना ज्यादा ट्रेड होगा. सो दैट विल प्रमोट योर फ्री ट्रेड. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शनिज्म. क्या है? इट इम्प्लीमेंट्स ट्रेड बैरियर्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. ठीक है, बेसिकली जैसे आपका काउंटर वेलिंग ड्यूटी हो गया. फॉर एग्जाम्पल चाइना ले लो यहाँ पे, और इंडिया ले लो. ठीक है, चाइना ने क्या किया? चाइना ने जो है सेमीकंडक्टर चिप्स बहुत सस्ते में इंडिया को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दिया. तो अगर चाइना वाले इतना सस्ते में एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या इंडिया विल मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर चिप्स इन देयर कंट्री? नो. दे विल से दैट कि भाई इतने सस्ते में मिल रहा है, व्हाई शुड वी डू हार्ड वर्क, वी विल बाय फ्रॉम चाइना, क्योंकि इतने सस्ते में तो मिल ही रहा है. तो इंडिया क्या करेगी? गवर्नमेंट विल इम्पोज काउंटर वेलिंग ड्यूटी. काउंटर वेलिंग ड्यूटी गवर्नमेंट इम्पोज कर देती है, जिससे कि सेमीकंडक्टर का प्राइस बढ़ जाता है. सेमीकंडक्टर का प्राइस जहां 10 रुपए दे रही थी चाइना, 10 रुपए में एक सेमीकंडक्टर दे रही थी, इंडियन गवर्नमेंट ने उसमें 5 रुपए बढ़ा दिए, 15 रुपए का हो गया. ठीक है, इसी तरह से एक और ड्यूटी आती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी. सेम होता है ये भी. ठीक है, सेम होता है. इट इज ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स.
तो बेसिकली ये सारे जो स्टेप्स हैं ये प्रोटेक्शनिज्म को दर्शाते हैं। क्लियर? ट्रेड एग्रीमेंट्स, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स आपने समझा होगा, ठीक है? सेका, पेपा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड ऑल, समझा है ना? ठीक है। अब मैं आपको एक डायग्राम दूंगी, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डायग्राम देख लो। आई होप कि यहाँ तक आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी इकोनॉमिक्स, ठीक है? अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखिए, सबसे इनर में होता है आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जो सबसे छोटे लेवल का होता है, ठीक है? नॉर्मल कंट्रीज के बीच में है, प्रेफरेंशियल है कि भाई कंट्री ए बोल रहा है दैट आई प्रेफर दीज गुड्स फ्रॉम यू, आई विल बाय दीज गुड्स फ्रॉम योर कंट्री, ठीक है? नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट टाइप आता है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में और ज्यादा ढिलाई हो जाती है, मतलब दो कंट्रीज के बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है? दो कंट्रीज का बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अगर मैं तीसरे वाले की बात करूं तो ये है मेरा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, सेका। इसमें भी और स्ट्रांग बॉन्ड बनता है। देखो, बॉन्ड स्ट्रांग होते जा रहा है, ठीक है? बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होते जा रहा है। नेक्स्ट इज योर कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन तो बेसिकली ये, इसमें क्या होता है कि कंट्रीज आपस में तो डील कर रही हैं, ठीक है? बहुत सारी कंट्रीज एक ही रेट पे डील करेंगी, और वो कंट्रीज दूसरे कंट्रीज से, अपने ग्रुप के बाहर की कंट्रीज पे भी सेम रेट पे करेंगी जो डिसाइडेड होगा। इसके बाद एक और स्ट्रॉन्ग मार्केट आता है, वो है आपका कॉमन मार्केट। इसमें तो लेबर वगैरह सब कुछ, इट इज मूविंग वेरी गुड कंडीशन, एंड द सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इज योर इकोनॉमिक मार्केट। यूरोपियन यूनियन जो है वो इकोनॉमिक मार्केट है, बहुत स्ट्रांग होता है ये। इसमें जीडीपी वगैरह सारी चीजें, ठीक है, सब चीजें कंट्री साथ में मिलके डिसाइड करती है। क्लियर? जैसे अभी अभी क्या, इंडिया की जीडीपी अलग है, उसकी अलग है, सबकी अलग है, बट इन इकोनॉमिक मार्केट व्हाट इज हैपनिंग, द important calculations like GDP, GVA, the interest rate, the bank loans, etc., all are decided साथ में. So this is your increasing order of bond. This is increasing order of bond. चलिए बना लीजिए, आई एम गिविंग यू टाइम. क्लियर? चलिए, लेट अस मूव अहेड नाउ. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रेड, ठीक है, इम्पैक्ट, कॉन्सेप्चुअल थिंग देख लेते हैं. इट इंक्रीजेस इंटरकनेक्टेडनेस. आपस में कंट्रीज, अब देखो कि ईच कंट्री इज नाउ कनेक्टेड विद द अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है, एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है. इफ नाउ ओपेक कंट्रीज, द ऑयल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम कंट्रीज, उनके अगर ऑयल एक्सपोर्टिंग में प्रॉब्लम आ जाए, इंडिया विल सफर, China will suffer, Bangladesh will suffer, many small countries or many developing countries will suffer. Why? Because they are dependent. Countries are now interdependent with each other. ठीक है? तो ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है. बेनिफिट, भाई एक्सेस टू न्यू मार्केट, जहां आप अपनी चीजों को बस इंडिया में सेल कर सकते हो, अब आप वर्ल्ड वाइड सेल करोगे, प्रॉफिट आपका एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा, ठीक है.
नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, एटसेट्रा. चैलेंजेस, जॉब डिस्प्लेसमेंट, वेरी बिग चैलेंज. इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, जैसे जैसे आपकी इंडस्ट्रीज बढ़ रही है वैसे वैसे हार्मफुल आपके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं. एंड कल्चरल होमोजेनाइजेशन. ठीक है, कल्चरल का होमोजेनाइजेशन, तो कल्चरल की यूनिकनेस बहुत कम हो गई है, राइट? ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरनेशनल ट्रेड एंड ऑल द थिंग्स. आई होप यू गॉट इट. ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं. बेसिकली दिस चैप्टर विल फोकस ऑन हाउ इंडिया गॉट डेवलप्ड इकोनॉमिकली प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस टिल नाउ. ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें 5 ईयर प्लान्स वगैरह सब चीजें डिस्कस करेंगे. ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है? बेसिकली इट्स ए प्रोसेस. Basically, it's a process by which the overall health, well-being, and academic level of the general population improves. देखो, दो डिफरेंस होता है गाइस, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट में. ठीक है, ग्रोथ हो रही है मॉनेटरी वैल्यू से, ग्रोथ का मतलब मॉनेटरी एस्पेक्ट पे होता है. लेकिन डेवलपमेंट आपका मॉनेटरी तो होता ही है, साथ में दूसरी चीजें भी होती हैं, जैसे हेल्थ कैसा है पॉपुलेशन का, एजुकेशन कैसा है, लिटरेसी रेट कैसी है, सेफ्टी कैसी है, विमेन एम्पावरमेंट कैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो डेवलपमेंट पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट रादर जस्ट टू फोकस ऑन द ग्रोथ. ठीक है, चलिए अब इंडिकेटर्स क्या क्या है भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के. सबसे पहला तो जीडीपी. सही बात है भाई, इट इज टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस. एक कंट्री कितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है वो आपका जीडीपी बताता है. और जितना ज्यादा आपका जीडीपी होगा इसका मतलब कि उतनी ज्यादा डिमांड और उतना अच्छा इकोनॉमी है ना. ठीक है, जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम, ये क्या होता है? बेसिकली ऐसा इनकम है दैट इज अर्न बाय कंट्रीज रेसिडेंट्स, राइट? टोटल इनकम अर्न बाय country's resident, that is your GNI. HDI, Human Development Index, basically ये measure करता है कि how well a human development is happening in a particular country. इसमें तीन important चीजों पे ध्यान दिया जाता है, तीन important indicators हैं. सबसे पहले आपका एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ, तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. क्लियर? ये तीन पैरामीटर्स पे HDI वर्क करता है. Now, what are the factors which are affecting economic development? सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स. अगर किसी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? सबसे पहला तो नेचुरल रिसोर्स, नो डाउट. द अवेलेबिलिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए इंडिया इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर एज मेनी एज रिसोर्सेज, है ना. अभी थोड़े दिन पहले डायमंड माइंस मिले थे, अभी थोड़े दिन पहले पेट्रोलियम वगैरह के बहुत सारे नए नए पादुर और मैंगलोर वगैरह में डिस्कवर हुआ है. ठीक है, सो दैट इज वाई कंट्री का नेचुरल रिसोर्स का एक्सेसिबिलिटी और एक्सेस करने के बाद उसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट इज हाउ वेल इज ह्यूमन कैपिटल. दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. देखो बस 140 करोड़ पीपल होने से मतलब नहीं है. Unless and until your 140 crore people are producing something, producing a very good quality education, very good quality technology, अगर वो अपना पोटेंशियल को यूज ही नहीं कर पा रहे हैं तो इतना पॉपुलस कंट्री बनने का कोई प्राउड नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल मतलब एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है कितनी ज्यादा. So what is the need? What is the proud moment for being such a populous country when we are not able to generate jobs? So this is also extremely important factor for economic development. Third one is capital formation, how well we are able to
फॉर्म कैपिटल, एसेट जनरेशन, क्योंकि देखो एसेट अगर बन रहा है मतलब फ्यूचर में वो कंट्री बहुत कमाएगी, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, how well you are able to adopt the technology and how well you are able to add upon that technology. अब धीरे धीरे देखिए how well you are able to just sit in India and you are able to video chat with your friends so far away, है ना। मेटा आ गया, एआई आ गया, चैट जीपीटी 4 हो, डेली सम एडवांसमेंट्स आर हैविंग, डेली सम इनोवेशंस आर हैपनिंग, सो दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। फाइन। तो चार इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल, कैपिटल फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। चलिए, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन आप क्लास 10th के इन्वायरमेंट बुक में पढ़ोगे या पढ़े होगे, ठीक है। डेवलपमेंट ऐसी जो प्रेजेंट नीड को तो फुलफिल कर ही रही है। प्रेजेंट में क्या क्या नीड हो सकती है, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, एटसेट्रा। साथ ही फ्यूचर आने वाले जनरेशन को भी ये सारी चीजों को एक्सेस करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। सो डू यू थिंक वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाथ? डू यू think upon it? So basically development that meets the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. तो वो होता है आपका SD, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। गोल्स क्या क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन, ये सारा एम है। क्यों हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि हमको ये चार पांच चीजों का नीड है। क्लियर, ओके। अब स्ट्रैटेजीज क्या क्या है, स्ट्रैटेजीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज। सबसे पहला स्ट्रैटेजी है इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो इंडस्ट्रीज को बढ़ा दो। तो इंडस्ट्रीज को बढ़ाने पे क्या होगा, वर्कफोर्स इंक्रीज करना पड़ेगा, लोगों को जॉब देनी पड़ेगी, तभी तो इंडस्ट्री में लोग रहेंगे काम करने के लिए। तो वर्कफोर्स इंक्रीज करना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट अच्छी हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट अच्छी होगी तो लोगों के पास पैसे आएंगे, एंड इफ लोगों के पास पैसे आएंगे तो इन्वेस्टमेंट होगा, और जैसे ही इन्वेस्टमेंट हो जाता है हमारी इकोनॉमी ग्रोथ होने लगती है। सो दिस इज द इक्वेशन विच वी नीड टू फोकस अपॉन। नेक्स्ट इज आवर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए और रूरल इनकम को इंक्रीज करना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई मोर देन 65% ऑफ द पीपल आर स्टिल इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से वी कैन मेक अ लॉट, ओनली वी नीड टू फिगर आउट द स्ट्रैटेजी, ठीक है। एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, दिस मीन्स दैट यू आर एनहांसिंग द स्किल्स एंड यू आर एनहांसिंग द नॉलेज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, and when you are educating them, they will be able to perform job, and when they are performing job they will have income, and hence this cycle will start moving. Next is your infrastructure development. Infrastructure development कर दो भाई, building roads, bridges, utilities, तो इससे क्या होगा, the movement of the people will start and eventually your this will help in the start of your economic cycle. So these are the strategies which can be put forward to have a proper economic development. Sustained होना चाहिए economic development. Sustained means for a period of long time. Now, what is the role of government in economic development? चलिए, आप अभी इस स्लाइड को पढ़ो मत, ठीक है, नीचे के स्लाइड को पढ़ो मत, आप अपने मन से, आई एम गिविंग यू 30 seconds, you write 4 points which you think that a government can play a important role in economic development. बताइए।
डन। चलिए, तो देखते हैं। सबसे पहला तो भाई पॉलिसी फॉर्मुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक पॉलिसी आएगी नहीं तब तक स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे, और जब तक स्टेप्स नहीं आएंगे तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ ग्रोथ, ठीक है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। नेक्स्ट इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। लोगों के वेलफेयर के लिए आपको करना तो पड़ेगा। यू नीड टू बिल्ड रोड्स, यू नीड टू बिल्ड रेलवेज, यू नीड टू प्रोवाइड देम सब्सिडीज, तभी तो डेवलपमेंट होगा, ठीक है। थर्ड वन, रेगुलेशन। रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है टू इंश्योर फेयर कंपटीशन। किसी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए किसी चीज पे, एंड प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, ठीक है। एंड फाइनली सोशल वेलफेयर प्रोग्राम टू रिड्यूस द inequality and to support the vulnerable population. Clear? So these are very important role of government played for economic development. अब चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सबसे पहला चैलेंज तो गरीबी, ठीक है, पोवर्टी, high levels of poverty and inequality. Because of that we are not able to utilize our demographic dividend, right? What I have said you in few minutes back, that what is the need of this 50 crore people if most of them, not even 50% plus population is able to have a good quality education, ठीक है। तो पॉवर्टी हो गई, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, ठीक, हाउ टू मैनेज रिसोर्सेज एफिशिएंटली, हाउ टू कंजर्व देम, एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। This fourth one is not so much happening in India because our government is stable. ठीक है, there is no such problem. But there are still some states where sometimes president rule is imposed. ठीक है, so वहां का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इंस्टेबल हो जाता है। So that is the thing. ठीक है, तो बेसिकली कुछ कंट्रीज के एग्जाम्पल है जिससे हमें सीख लेनी चाहिए, दैट हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। साउथ कोरिया का एग्जाम्पल है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, ठीक है, बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन का होना और एक्सपोर्ट का बढ़ावा देना। तो इससे क्या होगा, इससे जो है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट इज चाइना। चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और मार्केट लिबरलाइजेशन, मार्केट लिबरलाइजेशन का मतलब होता है छूट देना, ठीक है, ईज करना, ईजिंग, क्लियर। तो बेसिकली चाइना से भी वी नीड टू लर्न अपॉन इट। थर्ड वन इज, व्हाट इज थर्ड वन? थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी with emphasis on both agriculture and service sector. This is also very good, which India is focusing now. इंडिया किस पे फोकस कर रही है? मिक्स्ड इकोनॉमी पे, जिसमें एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर पे फोकस है। लेकिन हम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं? टेल मी व्हाट वी कैन इम्प्रूव मोर, यू ओनली टेल मी। इस पॉइंट में, थर्ड वाले में, व्हाट यू कैन इम्प्रूव, एड ऑन क्या कर सकते हो आप बताओ। आप एड ऑन ये कर सकते हो कि आप जो है सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर के बीच में भी एक सेक्टर आता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वीक है, दैट इज वाई देयर इज प्रॉब्लम ऑफ जॉब क्रिएशन, ठीक है। हमेशा इकोनॉमी जो है वो सीक्वेंस पे चलती है। जैसे क्या सीक्वेंस? प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शियरी एक्टिविटी। इंडिया हैज jumped from primary to tertiary
इस वाले को छोड़ के। तो इसीलिए हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना है सो दैट इट कैन रिवाइव द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर एवरीवन? ठीक है। Conclusion: basically, economic development is essential for improving living standards and achieving sustainable growth. Importance क्या है? Basically, effective policies, strategies which can help to revive the development and reduce the poverty. ठीक है? So this was all about your economic development. And next, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही इंटरलिंक्ड एक नया चैप्टर है इकोनॉमिक प्लानिंग। इसी में हम 5 इयर्स प्लान, कैसे इंडिया प्री इंडिपेंडेंस से पोस्ट इंडिपेंडेंस पे इकोनॉमी पे वर्क किया, वो हम जानने का ट्राई करेंगे। क्लियर? ठीक है। सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? इट इज a process by which key economic decisions are made or influenced by central government। ठीक है। इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं कि भाई आगे के 10 सालों में कैसा हमारा इकोनॉमी कहाँ स्टैंड करना चाहिए। इंडिया का 2 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो एम है किस ईयर का है बताओ? टेल मी। 2 ट्रिलियन, इंडिया वांट्स टू बी अ 2 ट्रिलियन इकोनॉमी ना? टेल मी। बताइए। सी, इंडिया ने जीडीपी के हिसाब से 2 ट्रिलियन जो है ऑलरेडी 2014 में क्रॉस कर लिया है। जीडीपी की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, जीडीपी की बात कर रही हूँ। क्लियर? तो बेसिकली यही सारी चीजें जो डिसीजन लेना है हमको। ठीक है, वट एवर डिसीजन। अभी एक और इंडिया एम कर रहा है, इस 2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करना है। ये जीडीपी का बात हो रहा है। ठीक है, जीडीपी का बात हो रहा है। ये जो है हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, जीडीपी ऑफ 2 ट्रिलियन इन 2014। बट ये जो एक्सपोर्ट है ना 2 ट्रिलियन का, ये इंडिया एम करता है अचीव करने का बाई 2030। ठीक है, तो ये जो 2030 जो ये एम रखा है, ये कैसे अचीव होगा? जब आप प्रॉपर इकोनॉमिक प्लानिंग करोगे, है ना? तो इसके लिए जो है आपको प्रॉपर एलोकेशन चाहिए, प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए, ग्रोथ टारगेट सेट होना चाहिए, तब जाके जो है यू कैन एबल टू अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट। तो चलिए हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग देखते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वी विल बी डिवाइडिंग दिस इनटू 2 phases। फर्स्ट इज योर प्री इंडिपेंडेंस एंड सेकेंड इज योर पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, हम सारी चीजों के बारे में कवर करते जाएंगे। क्लियर?